की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त कर दी गई है। योगी सरकार ने परीक्षा निरस्त की। नकल माफियाओं की साजिश नाकाम हुई। एसटीएफ जांच में धांधली की पुष्टि हुई है। आयोग के अध्यक्ष का सहायक था शामिल। पारदर्शी तरीके से दोबारा होगी परीक्षा। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त की गई है। योगी सरकार ने परीक्षा निरस्त की है। नकल माफियाओं की साजिश नाकाम हुई है। एसटीएफ जांच में धांधली की पुष्टि हुई। आयोग के अध्यक्ष का सहायक था शामिल। पारदर्शी तरीके से दोबारा होगी परीक्षा, जिसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। बता दें आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का ये पूरा मामला, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी थी जो कि निरस्त हो गई है। योगी सरकार ने परीक्षा निरस्त की है। नकल माफियाओं की साजिश नाकाम हुई। एसटीएफ जांच में धांधली की पुष्टि हुई, जिसके बाद परीक्षा को निरस्त किया गया। आयोग के अध्यक्ष का सहायक शामिल था और इसी के साथ अब जो परीक्षा दोबारा कराई जाएगी उसको लेकर निगरानी कड़ी रखी जाएगी और पूरी पारदर्शी तरीके से दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी थी और इसको लेकर पहले भी तैयारियां की गई थी, लेकिन जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि जांच की गई जिसमें नकल माफिया एक बार फिर से पकड़े गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल माधुरी, अगर हम मार्च 2017 के पहले की बात कर लें तो चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो या बेसिक शिक्षा की जो नियुक्तियां होती थीं वो रही हों या अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था, कोई ऐसा आयोग नहीं था जहां से भर्तियां हो, एग्जामिनेशन हो और वो विवादों में न घिरें। वो अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता को खोते हुए नजर आए थे। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लें या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर लें, तो जिस तरह से अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते थे, लगातार पेपर जिस तरह से लीक होती थी पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में, उसके बाद से मार्च 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ जब सूबे की कमान संभाले, उसके बाद से भर्ती आयोगों को सुधारने का प्रयास किया। एसटीएफ को खुली छूट दी गई सरकार के तरफ से। जितने भी नकल माफिया थे, सेंटर पे नकल कराने वाले थे, पेपर आउट कराने वाले लोग थे, इन गिरोहों को पकड़ा गया। तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे की जगह पे परीक्षा देते थे उनको पकड़ने का काम एसटीएफ के तरफ से किया गया और एक तरह से नकल माफियाओं के ऋण तोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया। लगातार फिर भी जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं सामने आई या नकल माफिया अभी भी जो सक्रिय दिखते थे, उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक, बेसिक और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन और तीनों को मिलाकर शिक्षा सेवा चयन आयोग एक अलग विभाग बनाया, जहां से बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की जो भी वैकेंसियां हैं उनका क्रियान्वयन होगा, एग्जामिनेशन होंगे। उसी कड़ी में प्रशांत कुमार को, जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और एसटीएफ लगातार जिस तरह से धर पकड़ कर रही थी, इसमें भी जब तमाम नकल माफिया सरगना पकड़े गए उसके बाद से ये भी एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे। इसके पहले प्रवक्ता भर्ती का भी जो पेपर लीक हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए पेपर को भी कैंसिल किया गया है। अब एक नई जिम्मेदारी डीजीपी प्रशांत कुमार है जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। अब देखना होगा कि जब प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वो एग्जामिनेशन कराते हैं तो उस पर क्यों कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि नकल माफियाओं का राघवेंद्र देखना होगा। लेकिन पहले भी कई नकल माफिया पकड़े गए हैं और लगातार उनकी तरफ से साजिश रची जाती है ताकि जो परीक्षाएं हैं उन पर बाधा डल सके। लेकिन पहले ही योगी सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया था कि अभी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी पारदर्शी तरीके से होंगी। पहला सवाल तो ये, दोबारा जो परीक्षाएं अब आयोजित होंगी कब होंगी, कितना समय लगेगा? और दूसरा ये कि अगर अब भी पारदर्शी से तैयारियां की गई थी तो क्या बाद में जब पारदर्शी तरीके से तैयारियां की जाएंगी, पूरी निगरानी रखी जाएगी, क्या उस समय पर यह बाधा नहीं आएगी?
बिल्कुल माधुरी, सदन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ अभी जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उसमें भी वो सदन में भी बोलते देखे गए कि नकल माफियाओं की ऋण तोड़ने के लिए ही हमने प्रशांत कुमार को भेजा था। तो इशारा पर्याप्त है, इशारा काफ़ी है कि जो भी नकल माफिया हैं, पेपर आउट कराने वाले जो गिरोह हैं या अन्य तरीकों से भर्ती कराने के नाम पे जिस तरह की जालसाजी करते हैं, एसटीएफ एक तरफ से अपना काम करेगी तो भर्ती आयोगों की ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता बनी रहे, इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रशांत कुमार को मिली। क्योंकि प्रशांत कुमार जी के पास एक लंबा अनुभव है, प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, वरिष्ठ आईपीएस रहे हैं, उनके पास अपराधियों, माफियाओं पे नकेल कसने और जिस तरह से संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम भी बतौर एक पुलिस अधिकारी के रूप में किया है, वो अनुभव भी उनका काम आएगा। तैयारियां तो शिक्षा विभाग के तरफ से थीं, लेकिन जिस तरह से नकल माफिया सक्रिय थे, लगातार एसटीएफ अपनी धरपकड़ कर रही थी, उसमें सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, गोरखपुर, हर जगह से गिरफ्तारियां हुई और उन्हीं गिरफ्तारियों के शक पे एक के बाद एक जो काकस, एक बड़ा एम्पायर देखने लगा नकल माफियाओं का, उसी को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा कुछ दिनों के लिए टाली गई है। अब जो परीक्षा होगी वो पूर्णतः एसटीएफ और पुलिस की निगरानी में होगी, सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में होगी। तो कहा जा सकता है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि प्रदेश के युवाओं को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ रोजगार मिले और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दृढ़ संकल्पित देखते हैं और वो अपने रैलियों के संबोधनों में या सदन में भी इस बात को कहते देखे भी जाते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, देखना होगा कि सरकार की ओर से परीक्षा को लेकर और क्या कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं और साथ ही ये भी देखना होगा कि एसटीएफ की ओर से और कितने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा के सफल स्नान के बाद अब प्रशासन मकर संक्रांति के महापर्व की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुट गया है। पौष पूर्णिमा पर उमड़ी 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मकर संक्रांति पर करीब 1 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मेला प्रशासन अब संगम क्षेत्र और घाटों का दायरा बढ़ाने पर काम कर रहा है और इस बार मकर संक्रांति पर उमड़ने वाली रिकॉर्ड भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के नए इंतजाम किए जा रहे हैं। त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। संगम तट पर आस्था का ये रेला पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जिसकी वजह से व्यवस्थाओं को और अधिक चाक चौबंद किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, माघ मेले को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं, वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि मकर संक्रांति का मौका आने वाला है और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? पवन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं और इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि माघ मेले 2026 को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं, लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी वजह से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है और इसी के साथ कई सारी गाइडलाइंस भी बनाई जा रही हैं ताकि उन गाइडलाइंस के मुताबिक ही आगे के स्नान हो। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है माघ मेले की।
जहां भव्य तैयारियां की गई हैं। संगम क्षेत्र और स्नान घाटों पर भव्य तैयारियां हैं। सुरक्षा के मद्देनजर खासा ख्याल रखा गया है। मकर संक्रांति स्नान पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी वजह से तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप गंगा घाटों की भी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, माघ मेले को लेकर पहले से ही तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और अब क्योंकि मकर संक्रांति का मौका आने वाला है और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां? मकर संक्रांति का जो ये स्नान पर्व है बेहद खास है, क्योंकि पौष पूर्णिमा स्नान पर जिस तरह से मेला प्राधिकरण और विभाग के लोगों ने बैठके की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जितने भी श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा पर 31 लाख के आसपास लोगों ने स्नान किया। प्रशासन ने 30 से 40 लाख का अनुमान रखा था, तो अनुमान के मुताबिक स्नान बढ़िया रहा। जितने भी श्रद्धालु पहुंचे उन सभी लोगों ने जो गोल्फ कार्ट, जो गाड़ियां थी, जो सर्विस व्यवस्था मेला प्राधिकरण की तरफ से की गई थी, उसकी जमकर लोगों ने सराहना की। महाकुंभ में जिस तरह से लोगों को पैदल चलना पड़ा था, तो इस बार खास तौर से सीएम योगी ने भी ये निर्देश दिए कि जो श्रद्धालु हैं आसान तरीके से वो संगम के तटों पर पहुंचे। उनकी गाड़ियां बहुत दूर पार्किंग में न की जाए। जो 8 से 9 जो वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए थे उन्हें नजदीक रखा गया। तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार पार्किंग जो है नजदीक में रही और वहां से जो गोल्फ कार्ट गाड़ियां थी वो श्रद्धालुओं को लेके पहुंची हैं। जितने भी लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, व्यवस्था, साफ सफाई और जो जल का जो स्तर है उसकी गुणवत्ता पर भी लोगों ने जमकर, खास तौर से साधु संतों ने और जो कल्पवासी थे, जो बाहर से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे, सभी ने जमकर बखान किया। उन्होंने एक स्वर में यही कहा कि जो व्यवस्थाएं वो अच्छी हैं। इस बार मकर संक्रांति पर भी, हर बार मकर संक्रांति पर भीड़ जमकर होती है और जो साधु संत हैं, जो प्रमुख महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े जो बाबा हैं, वो मकर संक्रांति स्नान करने जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं। तो ऐसे में इस स्थिति में सभी जो साधु संत हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, सभी लोग आके स्नान करते हैं। 32 करोड़ जो देवता हैं सभी मंदिरों के, वो भी इस समय प्रयागराज तीर्थ में ऐसा माना जाता है कि यहीं पे आके बस जाते हैं। तो सारे जगह के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो प्रयागराज आते हैं और मकर संक्रांति का जो स्नान पर्व है वो बेहद खास होता है। इनके जितने श्रद्धालु हैं, बाबा के जो अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी आकर उनके बाबा के पंडालों में संतों के रुकते हैं और वहीं से ही स्नान जब होता है तो उन्हीं के यहाँ रुक कर प्रवचन सुनते हैं, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है। तो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बेहद खास है और जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का जो अनुमान है वो जो है प्रशासन की तरफ से भी लगाया गया है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद से जो मौनी अमावस्या का स्नान होता है वो भी बेहद खास होता है। तो खास तौर से यहाँ पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि लोगों की फिर भीड़ काफी बढ़ती है। ऐसे में भगदड़, हादसे जैसी घटनाओं की आशंका ज्यादा रहती है। देखना होगा कि मकर संक्रांति के मौके पर किस तरीके से भव्य तस्वीरें सामने आती हैं और ये भी देखना होगा कि प्रशासन की ओर से कैसे इंतजाम रहने वाले हैं मकर संक्रांति के मौके पर। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां सहारनपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। एसएसपी के निर्देशन पर 1 जनवरी 2026 से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत पुलिस अब तक 4500 से अधिक वाहनों के चालान काट चुकी है। इसमें बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने आम जनमानस से अपील की है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ पुलिस का ये दंडात्मक अभियान लगातार जारी रहेगा। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार जनपद सहारनपुर में ट्रैफिक के लिए, एक्सीडेंट से बचाव के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से अभी तक करीब 4500 यानी कि 4500 चालान पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिसमें से करीब 3000 चालान बिना हेलमेट के चालान हैं। तो इससे जो है पुलिस का संदेश स्पष्ट है कि यातायात के नियमों का पालन करें
और इस नियमों का पालन जो है मात्र एक इन्फोर्समेंट के हिसाब से भी नहीं, आपको पता है कि जो एक्सीडेंट्स में डेथ्स होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए भी जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। खास तौर पे जो हमारे क्रिटिकल कॉरिडोर्स है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन जो हमारे एरियाज है, वहाँ पर और भी सख्ती से इस नियम का पालन किया जा रहा है। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करें। धुंध का, फॉग का समय है, गाड़ी जो है नियंत्रित स्पीड से ही चलाएं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सहारनपुर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है यातायात के नियमों को लेकर, कहां-कहां पर कार्रवाई की गई है? क्या चालान भी काटे गए हैं? चालान काटे गए हैं तो कितने चालान अभी तक काटे गए हैं? पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। देखिए, सहारनपुर में 1 जनवरी से ही एसएसपी आशीष तिवारी ने निर्देश दिए थे कि वाहन चालकों के कोई जो नियम के उल्लंघन कर रहे हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी में लगभग 4500 से अधिक चालान अभी तक काटे गए हैं 1 तारीख से लेकर आज तक, और लगातार यह अभियान जारी है। इसके लिए कई सर्किल भी बनाए गए हैं, कई पॉइंट चेक बनाए गए हैं जहां पर अधिक एक्सीडेंट होते हैं। अधिकतर देखा गया है कि बिना हेलमेट के लोग अधिक चलते हैं। 3000 से अधिक चालान ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के लोग पाए गए हैं, उनके काटे गए हैं वाहनों के। तो ऐसे में लगातार पुलिस वाहन चेकिंग कर रही है और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह सुरक्षा आपकी ही है, क्योंकि आप घर से निकलते हैं बिना हेलमेट के निकलते हैं, और कई बार अधिकतर देखा जाता है कि हेलमेट ना होने के कारण गिरने से, सिर में चोट लगने से उनकी मृत्यु तक होती है वाहन चालकों की। तो इसमें सबसे अधिक खतरा जो रहता है वो वाहन चालकों को बिना हेलमेट के ही रहता है। तो अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन जागरूक भी कर रहा है, चौपाल लगाकर जागरूक किया गया है पिछले दिनों, और लगातार कई जागरूकता के अभियान भी लगातार पुलिस चलाती है, लेकिन फिर भी लोग इस ओर ध्यान नहीं देते और बिना हेलमेट के सबसे अधिक पाए जाते हैं। सहारनपुर में भी लगभग 3000 से अधिक ऐसे ही लोगों के आज तक चालान काटे गए हैं। और पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील की है कि जो भी नियम है उनका पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, यह आपकी सुरक्षा के लिए ही है। और सहारनपुर जिले के जितने भी थाने हैं सभी में यह आदेश भी दिए गए हैं यातायात पुलिस के अलावा कि सब चेकिंग करें और रूटीन चेकिंग करें। अलग अलग जो सीओ हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करें और ऐसे वाहन चालकों को दिशा निर्देश भी दें, और जो नहीं मानते तो उनके चालान भी काटे जाएं। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा कि और कितने चालान करते हैं, और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि कब तक और किस तरीके से अभियान पुलिस के द्वारा चलाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे जहां मुरादाबाद में एसआईआर अभियान के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जिलाधिकारी अनुज सिंह की मौजूदगी में राजनीतिक दलों को यह सूची उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में जनपद में कुल 20,71,844 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 1.96 लाख मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में मिले हैं, जिन्हें सत्यापन हेतु नोटिस जारी होंगे। प्रशासन ने बताया कि जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता थे वहां नए बूथ बनाए गए हैं। अब 1 माह तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जिनका निस्तारण 20 दिनों के भीतर कर पारदर्शी तरीके से अंतिम सूची तैयार होगी। देखिए, हमारे लगभग 24,59,000 वोटर्स थे पूरे जनपद में। इनमें से जो हमारा एसआईआर किया गया उसमें 20,71,000 लोगों का फॉर्म डिजिटाइज किया गया है, बाकी कुछ एसटी के रूप में पाए गए हैं। तो आज अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, और सभी जो राजनीतिक दल थे उनको आज मतदाता सूचियां उपलब्ध करा दी गई हैं। और जो नो मैपिंग डाटा है या नोटिस के विषय में जो प्रोसीजर है, वो सभी प्रोसीजर से सभी राजनीतिक जो उपस्थित लोग थे उनको अवगत कराया गया है कि अगले जो आज से स्टार्ट होके और 6 फरवरी तक आप दावा आपत्ति का टाइम रहेगा, उस पे आप अपनी दावा आपत्ति उपलब्ध करा सकते हैं संबंधित ईआरओ को। और ईआरओ कहाँ बैठेंगे उसके लिए भी हमने एक पूरा मॉड्यूल उन लोगों को उपलब्ध करा दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद नजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद नजर, क्योंकि मतदाता की ड्राफ्ट सूची तैयार हो गई है, जो प्रकाशित भी कर दी गई है एसआईआर के बाद, अगर बात की जाए वहां की, जिले की, तो वहां पर कितने ऐसे नाम हैं और कितनी ऐसी आपत्तियां हैं जो कि आ सकती हैं? मुरादाबाद जिले की बात करें तो मुरादाबाद जिले में टोटल 3,87,000 वोट पड़ चुके हैं।
लगातार वोट कटने के बाद लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो हम्म। उनका दावा है कि हमारा जो वोट है वो वोट काटे गए। इसमें लगातार जो राजनीतियां प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसमें लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने बयान दे रहे हैं कि हमारा वोट काटा जा गया है। हर एक विधानसभा पे लगभग अगर हम 60 विधानसभा की बात करें तो 50,000 वोट काटा गया है। अगर हम ठाकुरद्वारा की बात करें तो 43,000 वोट काटा गया है। और अगर हम मुरादाबाद घाट की बात करें तो 90,000 वोट काटा गया है। और अगर मुरादाबाद शहर की बात करें तो 1,11,000 वोट काटा गया है। और पुनर्की की बात करें तो 40,000 वोट काटा गया है। और बिलारी की बात करें तो 49,000 वोट काटा गया। तो 6 विधानसभाओं पे 4 पर समाजवादी पार्टी का टीवी कब्जा रहा है। अब 2 पे बीजेपी का कब्जा रहा है। अब देखना ये होगा 27 से जो चुनाव होगा उसमें क्या आंकड़े बैठते हैं कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे जीत हासिल करी थी उन पे जीत हासिल कर पाई क्या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सभी का अपने वोट काटने को लेकर बयान भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखना होगा कि कितनी आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं और उसके बाद जो सूची जारी होगी, फाइनल सूची जारी होगी, उसमें कितने नाम, कितनी संख्या और कितना आंकड़ा रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।